Welcome to lecture 11 of HRM lecture series. Today we will discuss about selection, its meaning, different stages of process of selection and different types of selection tests. You may find the audio of this lecture a bit distorted, but please bear with me. What is selection? Selection is the process of identifying and choosing the right person for a particular job from a pool that we created while recruitment. अगर आपको याद है तो हमने कहा था रिक्रूटमेंट में पर्पस होता है कि जितने ज्यादा प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हमारे पास आ पाए सो दैट हम उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल है उन्हें सिलेक्ट कर पाए फॉर our organization. So ultimately this selection leads to employment of workers. That simply means that recruitment does not lead to employment while selection leads to employment of workers. आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ आ रहा होगा कि जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो हम कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं टू अप्लाई फॉर द जॉब इन आवर ऑर्गेनाइजेशन और उसके लिए हम उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड एंड व्हाट वी एज ऑर्गेनाइजेशन will be offering to these workers. Okay, now on the basis of that information they apply and this applying is termed as recruitment and there the idea is to have a very large size of candidates so that we can make a good selection, we can make a good choice from that large pool of candidates. तो सिलेक्शन अब हमें समझ आया कि ये जो हमने रिक्रूटमेंट में एक बड़ा पूल तैयार किया था कैंडिडेट्स का उनमें से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और चूज कर रहे हैं राइट पर्सन को या मोस्ट सुटेबल पर्सन को फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो अल्टीमेटली सिलेक्शन इज लीडिंग टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स. नाउ लेट अस सी व्हाट is the process or what are the various steps involved in the process of selection. So after recruitment सबसे पहला काम है कि जो एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई उनकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करना. प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब है कि उन एप्लीकेशंस में ये ढूंढना कि कौन से ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं. दैट मींस उन सारे एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देना जो मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करते हैं. अब वो मिनिमम क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो सकती है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो सकती है या मिनिमम एक्सपीरियंस हो सकता है. कभी कभी हम ये लिखते हैं वैकेंसी के ऐड में कि हमें एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के कैंडिडेट्स की जरूरत है, तो अगर वो एज ग्रुप में फॉल नहीं करते हैं तो हम उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं. ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में हो रहा है. सिमिलरली कभी कभी हम जेंडर मेंशन करते हैं कि हमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स चाहिए या हमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स चाहिए. तो ये इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉब दैट वी आर गोइंग टू गेट डन विद देयर हेल्प. हम अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जब बता देते हैं तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में सिर्फ ये इंश्योर किया जाता है कि वो कैंडिडेट्स आगे प्रोसीड करें जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस पूरी करते हो, यानी जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस पूरी नहीं करते हैं उनको यहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाता है. सो दिस इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. आफ्टर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग जिन कैंडिडेट्स को हम गो हेड देते हैं, जिन कैंडिडेट्स को हम फर्दर उनकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेज कम्स सिलेक्शन टेस्ट्स. अब ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉब पे कि हमें किस तरह के सिलेक्शन टेस्ट उन कैंडिडेट्स के लेने हैं जिनमें से हम शॉर्टलिस्ट करेंगे कि कौन आगे जाएगा और कौन रिजेक्ट हो जाएगा. तो सिलेक्शन टेस्ट के बारे में अभी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जॉब अलग अलग तरह के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं. तो जो कैंडिडेट्स इन टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, दे go up to the next stage and that is the employment interview. और जो नहीं कर पाते हैं they are rejected from here itself. अब जिन कैंडिडेट्स ने टेस्ट क्लियर कर लिया they reach up to the next stage, employment interview. अब उनका इंटरव्यू होता है. Now again there are a
नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज जो हमें अपने कैंडिडेट्स के लेने होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब, नेचर ऑफ द वर्क जो हमें उनसे कराना है। तो ये टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी हम सिर्फ स्टेजेस के बारे में बात करें कि जिन कैंडिडेट्स ने सिलेक्शन टेस्ट क्लियर कर लिया उनका इंटरव्यू होता है। नाउ एट दिस स्टेज ऑल्सो देयर मे बी सम कैंडिडेट्स हु आर रिजेक्टेड आफ्टर इंटरव्यू। ठीक है, जो इंटरव्यू में पास नहीं होते, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, बट ऑल दोज हु क्लियर दिस इंटरव्यू रीच अप टू दी नेक्स्ट स्टेज। अब एक चीज आप समझिए कि अगर हमने यहाँ पर 500 कैंडिडेट से स्टार्ट किया था, 500 एप्लीकेशंस थी हमारे पास, तो हो सकता है कि उसमें से 10% एप्लीकेशंस हमने रिजेक्ट कर दी आफ्टर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी एप्लीकेशंस 90% एप्लीकेशंस यहाँ तक पहुंची। यहाँ फिर से अगर हमने 8% एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी आफ्टर टेस्ट, तो फिर अब उसमें से बचे हुए कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस यहाँ तक पहुंची। ये कैंडिडेट्स इस स्टेज पर पहुंचे, यहाँ से भी कुछ कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाएंगे आफ्टर इंटरव्यू, और जो बचेंगे दे विल रीच अप टू दी नेक्स्ट स्टेज एंड दैट इज रेफरेंस चेक्स। रेफरेंस चेक मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेफरेंस चेक में क्या किया जाता है कि हमने जब इन कैंडिडेट से एप्लीकेशंस मंगवाई तभी उन्हें कहा कि आप कुछ रेफरेंसेस दीजिए उन लोगों के, या तो जिन्होंने आपको पढ़ाया हो या उन लोगों के जिनके साथ आपने पहले काम किया हो। तो कैन बी योर एक्स बॉस और द एक्स ऑर्गेनाइजेशन, और कैन बी योर टीचर्स हु टॉट यू, तो ताकि हमें आपके बारे में पता चल सके कि हाउ आर यू एज अ पर्सन और हाउ आर यू एज अ वर्कर। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि इवन टीचर्स, we teachers are also required to give letters of recommendations for our students. So depending upon their performance in the class, depending upon their say participation in co-curricular activities, हम ये देखते हैं कि किस स्टूडेंट में क्या कैलिबर है, और उसके बेस पर जब वो फर्दर या तो कहीं एडमिशन्स के लिए, हायर स्टडीज के लिए जाते हैं या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उनके लिए इशू करते हैं। तो इस तरह से ये टीचर्स का हो गया। इवन आपके जो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स हैं वो आपके लिए रेफरेंस चेक दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, आपके नाम को रेकमेंड कर सकते हैं। पर यहाँ रेफरेंस चेक किए जाते हैं, यानी कैंडिडेट ने जिसका नाम मेंशन किया है, चाहे वो उसके टीचर्स हैं या वो उसके पुराने एम्प्लॉयर्स हैं, बॉस हैं, या कलीग्स भी हो सकते हैं, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, तो फिर उनसे पता करना कि यस हाउ इज दिस पर्सन। तो सिर्फ नाम लिखने से और सिर्फ कॉन्टेक्ट डिटेल देने से पता काफी नहीं है। इस स्टेज पर जिनको हमने इंटरव्यू के बाद क्लियर किया, अब उनके रेफरेंसेस चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज, और यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि इवन आफ्टर रेफरेंस चेक सम ऑफ द कैंडिडेट्स गेट रिजेक्टेड, वो हमें उतने सूटेबल नहीं लगते हैं, और जो लगते हैं उनको हम आगे ले जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्शन डिसीजन। अब सपोज 2 पोस्ट हैं और यहां तक हमारे पास 200 कैंडिडेट्स आ गए हैं या 150 कैंडिडेट्स आ गए हैं, तो वी नीड टू मेक अ डिसीजन कि इनमें से किन लोगों को हमें सिलेक्ट करना है। और 2 थोड़ा कम है, मान लीजिए 20 पोस्ट है हमारे पास एंड देयर आर सपोज 150 कैंडिडेट्स हु रीच अप टू दिस स्टेज। अब यहाँ पर हम चूज करेंगे बेस्ट आउट ऑफ द लॉट। वो जो 150 हैं उनमें से बेस्ट 20 हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, यानी बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। और वो जो बेस्ट 20 पोस्ट है, तो 20 से ज्यादा से 50 अगर हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिए, 100 रिजेक्ट हो गए, 50 सिलेक्ट हो गए, एंड दीज 50 गो अप टू द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज है मेडिकल एग्जामिनेशन। आप ये ध्यान दीजिए कि किसी भी जॉब के लिए इट इज मस्ट टू हैव अ फिजिकली फिट पर्सन टू वर्क विद, है ना। तो अगर हम कोई एक एम्प्लॉय अपने यहाँ रखना चाहते हैं, किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि बाकी सारी तो चीजें उसके पास हो, लेकिन साथ साथ वो फिजिकली फिट भी हो। तो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, और इस मेडिकल एग्जामिनेशन ऑब्वियसली डॉक्टर्स करते हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो एग्जामिनेशन करते हैं। और हो सकता है कि उन 50 में से सपोज 25 गेट रिजेक्टेड। ठीक है, वी हैव गॉट 20 सीट्स, 20 वैकेंसीज, 25 रिजेक्ट हो गए और 25 गोज अप टू दिस नेक्स्ट लेवल एंड दिस इज जॉब ऑफर। तो अब ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है कि इन 25 को
जॉब ऑफर करता है, लेटर इशू करते हैं कि यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन प्लीज गिव योर एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अब उन कैंडिडेट्स से उनकी एक्सेप्टेंस मांगी जाती है कि आप काम करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि ये जो 25 लोगों को हम ऑफर लेटर दे रहे हैं उनमें से कुछ कैंडिडेट्स को या तो कोई और जॉब मिल गया हो इन द मीनवाइल, या फिर उनको ये जॉब अब उतना पसंद नहीं आ रहा है एंड दे वांट टू डू समथिंग एल्स। ठीक है, तो हो सकता है कि जिन 25 को हमने ऑफर लेटर दिया उनमें से 8 लोगों ने तो मना कर दिया, they did not accept it, तो ऑटोमेटिकली they get rejected और बाकी रह गए 17। ठीक है, अब ये 17 को they accepted our offer and therefore now there is a contract of employment। तो इन 17 लोगों को फाइनली हमने जॉब पर रख लिया, एम्प्लॉय कर लिया एंड this is how this process of selection gets over। ठीक है, तो हमें समझ आया कि इतनी सारी स्टेजेस से होकर रिक्रूटमेंट के बाद होने वाले काम है ये। रिक्रूटमेंट के बाद इतनी सारी स्टेजेस को पार करके वी गेट 17 suitable candidates who are finally appointed for the job और एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स हो गया। ठीक है, तो अभी भी अगर हम ये देख रहे हैं कि वी हैड 20 वैकेंसीज, तो फाइनली हम 17 लोगों को ही एम्प्लॉय कर पाए। इसका अब ये हमारा एक ट्रेंड होता है, बार बार अगर हम ऐसा नोटिस करते हैं कि हर बार ऐसा होता है कि जिनको हम जॉब ऑफर देते हैं वो सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम ज्यादा लोगों को भी यहाँ पर ज्यादा लोगों को भी जॉब ऑफर दे सकते हैं। यानी ऐसा कर सकते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जितने लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, जितने लोग इस मेडिकल टेस्ट को क्लियर कर जाते हैं, उन सबको जॉब ऑफर देकर, और दैट कैन बी अ बिगर नंबर, बिगर देन व्हाट वी नीड। तो अगर हमें 20 की जरूरत है तो हो सकता है 30 लोगों को हम यहाँ जॉब ऑफर दें, और ऐसा भी हो सकता है कि 30 में से मान लीजिए 5 ने ही रिजेक्ट किया, 5 ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो 25 को हमने मान लिया कि वो दे आर अवेलेबल, दे एग्री टू ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम उन 25 को करा सकते हैं ज्वाइन, हालांकि मैंने कहा था कि हमारे पास वैकेंसीज 20 है, तो 25 को करा सकते हैं तो 25 को करा लें, या फिर हम एक पैनल बना लेते हैं कि फर्स्ट 20 को तो हम अभी के अभी अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं और बाकी 5 जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। तो इन फ्यूचर कभी भी अगर हमें जरूरत पड़ती है उसी तरह के वर्कर्स की, तो हम उन 5 में से कॉल कर लेते हैं एट अ लेटर स्टेज। तो उनको बता दिया जाता है कि एज ऑफ नाउ हम आपको हायर नहीं कर सकते हैं, बट इन नियर फ्यूचर जब भी हमें जरूरत पड़ेगी वी विल कॉल यू। ठीक है, तो ये दिस इज हाउ इट वर्क्स, और ये हुआ हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। सो दीज आर दी वेरियस स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें हमें नजर आ रहा है कि हर स्टेज पर रिजेक्शंस होते हैं और फाइनली, हालांकि ये बड़ा बार हमें नजर आ रहा है लेकिन ये एक्चुअली बहुत छोटा हो जाता है, जो बड़े से शुरू होके यहाँ तक बहुत कम होते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि जो सिलेक्शन है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है, इन द सेंस कि यहाँ पर आइडिया होता है वो जो बड़ा सा पूल हमारा रिक्रूटमेंट का बना था उसमें से थोड़े से लोगों को सिलेक्ट करना जो बहुत अच्छे हों, बहुत सुटेबल हों हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम को करने के लिए। लेट अस प्रोसीड फर्दर, लेट अस टॉक अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट्स। सिलेक्शन टेस्ट मैंने अभी आपको कहा था कि बहुत सारे सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जॉब अलग अलग तरह का टेस्ट हमें लेना होता है। तो क्या क्या टेस्ट होते हैं वो हम यहाँ समझ लेते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। सबसे पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट, या जिसको IQ टेस्ट भी बोला जाता है। आप लोगों ने भी कभी ना कभी IQ टेस्ट दिया होगा स्कूल में भी। और IQ टेस्ट का पर्पस क्या है? टू जज द मेंटल कैपेसिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स। IQ टेस्ट जजेस द मेंटल कैपेसिटी ऑफ द एप्लीकेंट, कि जो कैंडिडेट है उसकी मेंटल कैपेबिलिटी क्या है, उसकी सोचने समझने की शक्ति कैसी है। These tests are used to measure the ability to understand instructions and to take decisions। यानी उसकी मेंटल कैपेसिटी या मेंटल कैपेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ इन टेस्ट की हेल्प से ये जानना चाहते हैं कि जब डायरेक्शंस दी जाती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तो वो वर्कर्स कितने अच्छे से उन्हें समझ लेते हैं। कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम होता है ना, कि हम उन्हें कुछ और कह रहे हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे, वो कुछ और समझ रहे हैं, तो उस तरह के कैंडिडेट्स हमारे लिए यूजलेस हो जाते हैं।
ठीक है। तो हेयर वी ट्राई टू मेजर देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस। तो अगर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाए तो वो समझते हैं कि नहीं समझते हैं और उस पर काम करते हैं। एंड टू टेक डिसीजंस, क्या उनके पास एबिलिटी है कि किसी एक गिवन सिचुएशन में डिसीजन लेना पड़े तो वो डिसीजन ले पाते हैं, या वो घबरा जाते हैं, या वो सोचते हैं कि नहीं नहीं डिसीजन लेना मेरा काम नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जॉब कुछ ऐसे काम होंगे जहां पर डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती होगी, और अगर वो आईक्यू टेस्ट में पता चलता है कि वो कैंडिडेट डिसीजन नहीं ले पाता है तो वो कैंडिडेट उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सुटेबल नहीं है, राइट। तो ये IQ टेस्ट है, फर्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। देन सेकंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, हमारा इंक्लिनेशन किस चीज में है। तो इसके बारे में पता करना है कि हम जो काम कराना चाहते हैं उस कैंडिडेट से, उस एप्लीकेंट से, क्या उसको उस काम करने का एप्टीट्यूड है, उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। एप्टीट्यूड 3 तरह के हैं, तो देखिए क्या। एक है कॉग्निटिव टेस्ट। कॉग्निटिव टेस्ट में क्या किया जाता है, एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू थिंक एंड रीजन एज अपोज टू फील। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम दिमाग का टेस्ट उसका ले रहे हैं, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम IQ टेस्ट। यहां पर ये देखा जा रहा है कि क्या वो दिल से काम लेता है या दिमाग से, यानी वो इमोशनल हो जाता है कैंडिडेट कोई डिसीजन लेते हुए, या वो रैशनली सोचता है, लॉजिकली सोचता है और तब डिसीजन लेता है। तो अगर उसके पास ये एबिलिटी है कि वो अपने दिमाग से सोचता है, दिल से नहीं सोचता है, इमोशनल नहीं होता है, तब उस तरह का कैंडिडेट इस कॉग्निटिव टेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है। तो एक ये एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ। सेकेंड इज मैकेनिकल टेस्ट। नॉर्मली जब हमें कुछ मशीन्स ऑपरेट करानी होती हैं इन कैंडिडेट से, इनका जो नेचर ऑफ जॉब है वो मशीन्स पर काम करने का है, तब ये मैकेनिकल टेस्ट लिया जाता है। एंड हियर द आइडिया इज टू जज द कैपेसिटी टू लर्न एंड परफॉर्म मैकेनिकल टास्क्स, कि उसको समझ आ जाएगा, सीख लेगा कि मशीन्स को कैसे ऑपरेट करना है, और उन मशीन्स को फाइनली चला भी लेगा, ऑपरेट भी कर लेगा। इस कैपेसिटी को जज किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। एंड दिस टेस्ट इज यूज्ड टू सिलेक्ट मैकेनिक्स, टेक्नीशियंस एटसेट्रा। तो मैंने आपको बताया ही कि नेचर ऑफ जॉब पर डिपेंड करता है, तो हर किसी कैंडिडेट का मैकेनिकल टेस्ट लेने की जरूरत नहीं होती है। उन कैंडिडेट्स के मैकेनिकल टेस्ट लेने पड़ते हैं जो जिनको मशीन्स ऑपरेट करनी है, मशीन्स पर काम करना है, राइट। देन नेक्स्ट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट इज साइकोमोटर स्किल्स। साइकोमोटर स्किल्स, यहां जरा समझ लेते हैं, हम इस नाम को समझ लेते हैं। साइको मीन्स ब्रेन की बात हो रही है, मोटर मीन्स हमारी फिजिकल मूवमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो साइकोमोटर स्किल्स में क्या होता है, इट इज टू डिटरमिन मेंटल डेक्स्टैरिटी और मोटर एबिलिटी, कि क्या हमारे दिमाग का और हमारे फिजिकल मूवमेंट का कनेक्शन है, और है तो ठीक ठाक है। दिस इज टू बी जज्ड, इस चीज को टेस्ट करना होता है, ऐसा नहीं। और कई बार आप देखते हैं कि इन सम काइंड ऑफ डिजीजेस, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जब हमारा दिमाग और हमारा जो हाथ पैर या आंखें या जो हमारी से सेंस की जो सेंसरी एबिलिटीज है वो कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, यूनिफॉर्म नहीं होती हैं, और तब हम कहते हैं कि हम सोच कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। तो जब हमारा हाथ सपोज हमारे दिमाग के हिसाब से काम ना करे, तो दैट मीन्स देयर इज से नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन आवर ब्रेन एंड आवर फिजिकल मूवमेंट। तो इस तरह के कैंडिडेट्स हमारे लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये जज करना होता है कि क्या हमारे पास मोटर एबिलिटी है, उन कैंडिडेट्स के पास मोटर एबिलिटी है कि नहीं है, मेंटल डेक्स्टैरिटी है कि नहीं है, दैट मीन्स क्या एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है बिटवीन द माइंड एंड द फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू सिलेक्ट वर्कर्स टू परफॉर्म सेमी स्किल्ड और रेपिटेटिव जॉब्स। ऐसे वर्कर्स चूज करने के लिए इस टेस्ट को यूज किया जाता है जिन्हें बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा स्किल्स के लिए मैकेनिकल और कॉग्निटिव टेस्ट है, जहां पर सेमी स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं, यानी एक ही तरह का काम बार बार करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल पैकिंग, चेकिंग, असेंबली वर्क, चीजों को जोड़ते रहना। तो देयर इज अ प्रोडक्ट, उसके डिफरेंट पीसेस को असेंबल करते रहना है, या फिर प्रोडक्ट तैयार हो गया और उसको एक पर्टिकुलर तरीके से पैक करते रहना है, या चेकिंग करनी है। तो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिनके बेस पर हमें उस चेक करते रहना है कि हाँ ये ठीक बन गया कि नहीं बन गया,
ठीक है। तो ये करने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स नहीं चाहिए, सेमी स्किल्ड वर्कर्स से काम चल जाएगा, लेकिन ये जो उनकी साइकोमोटर स्किल्स हैं ये चेक करनी पड़ती है कि वो सही तरीके से काम करते रहे, उनके दिमाग का और उनके फिजिकल मूवमेंट में सही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये थे एप्टीट्यूड टेस्ट। थर्ड इज ट्रेड और प्रोफिशिएंसी टेस्ट। नाम से भी कुछ पता चल रहा है, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो काम हम अपने वर्कर से कराना चाह रहे हैं क्या उसे वो काम करना आता है। ट्रेड यानी द टास्क दैट वी वांट द पर्सन टू डू, या प्रोफिशिएंसी उसमें उसकी प्रोफिशिएंसी है, उसमें उसकी स्किल प्रॉपरली डेवलप्ड है कि नहीं है। तो यहाँ पर टू जज द स्किल और नॉलेज ऑलरेडी एक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट। तो जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हमने एडवर्टाइज किया था और कैंडिडेट को रिक्रूट किया था, जहां पर हमने बताया था कि कम से कम ये सब करना आना चाहिए, तो अब उस चीज को हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या उसे वो काम करना आता है। तो ये दो तरह के हैं, एक है जॉब नॉलेज टेस्ट कि उसको काम करने की नॉलेज है कि नहीं। तो नॉर्मली इसमें क्या किया जाता है कि हम उस कैंडिडेट की प्रोफिशिएंसी को मेजर करना चाहते हैं। सपोज हमें टाइपिस्ट रखना है, कंप्यूटर ऑपरेटर हायर करना है, तो क्या उसे कंप्यूटर यूज करना आता है, ये उससे करा के देख सकते हैं। ठीक है, या फिर टाइपिंग की उसकी क्या स्पीड है उसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर हम अकाउंटेंट को हायर कर रहे हैं तो क्या उसे डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करने आते हैं और अकाउंटिंग की नॉलेज है कि नहीं है। तो उसने तो कहा था कि उसके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये क्वालिफिकेशन उसने ले रखी है। अब हम उसे टेस्ट कर रहे हैं कि इस काम की नॉलेज उसके पास कितनी है। ठीक है, तो टू इवेल्युएट द प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग, कैलकुलेटिंग, टाइपिंग एटसेट्रा, एंड द टेस्ट कैन बी आइदर रिटन और ओरल, डिपेंड करता है कि किस तरह का काम है। तो रिटन भी हो सकता है, या अगर पूछ कर ही समझ आ जाता है उसकी कैपेबिलिटी हम जज कर पाते हैं तो ओरल भी हो सकता है। एंड नॉर्मली दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग टाइपिस्ट या मशीन ऑपरेटर्स या ड्राइवर्स। सपोज ड्राइवर हमें अपॉइंट करना है तो कैसे टेस्ट लें उसका, तो जॉब नॉलेज टेस्ट ड्राइव करा के देखेंगे। ठीक है ना, तो आपने उसका ड्राइविंग लाइसेंस तो देख लिया, आपने उसकी एज देख ली, हो सकता है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगा रहा हो, बट फाइनली वी वांट टू सी वेदर ही और शी कैन ड्राइव और नॉट। तो एक्चुअल ड्राइव करा के देखेंगे व्हीकल को। दिस इज जॉब नॉलेज टेस्ट। नेक्स्ट ट्रेड या प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वर्क सैंपल टेस्ट। वर्क सैंपल टेस्ट का मतलब ये है कि जिस काम के लिए हम वर्कर को हायर कर रहे हैं उसको उसका एक सैंपल वर्क करा के देखें कि हाँ भाई करके दिखाइए। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स के केस में ऐसा होता है, जब टीचर्स को हायर किया जाता है तो उनसे कहा जाता है कि आप एक क्लास ले लीजिए। तो इवन द इंटरव्यूअर्स या टेस्ट इवेलुएटर्स जो होते हैं वो क्लास में स्टूडेंट की तरह बैठते हैं एंड द टीचर इज सपोज टू टीच देम अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हुआ वर्क सैंपल टेस्ट। इसी तरह से सपोज आप टेलरिंग का कोई काम है और आपकी जो फैक्ट्री है वहां पर आपको टेलर्स चाहिए, गारमेंट फैक्ट्री है, टेलर्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे। उसने तो कहा वो इतने साल से काम कर रहा है, उसको ये सब बनाना आता है, ये उसके पास डिप्लोमा भी है एंड ऑल दैट, पर फिर आप क्या करेंगे, आप उसे पीस ऑफ क्लॉथ देंगे और एक ड्रेस बनाने के लिए कहेंगे। तो सैंपल वर्क सैंपल टेस्ट हो गया। टू इवैल्यूएट द प्रोफिशिएंसी बाय असाइनिंग अ पीस ऑफ वर्क टू द कैंडिडेट। तो ये नॉर्मली प्रैक्टिकल टेस्ट है, वैसे ये भी प्रैक्टिकल टेस्ट है, ये ओरल भी हो सकता है पर ये तो प्रैक्टिकल ही होगा। वर्क सैंपल टेस्ट इज ऑलवेज अ प्रैक्टिकल टेस्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में हम कैंडिडेट्स के इंटरेस्ट को जज करते हैं। और देखिए बहुत बार क्या होता है कि जो काम हम करते हैं ना, जब हम उसे काम की तरह करते हैं तो परेशान भी होते हैं, बहुत अच्छा नहीं भी करते, उससे बचने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी कुछ हॉबीज भी होती हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी जो हॉबीज हैं उनके लिए तो आप कैसे भी टाइम निकाल लेते हैं क्योंकि वो हॉबी है आपकी, क्योंकि आपको वो करने में मजा आता है, आपको इंटरेस्ट है वो काम करने में। एंड इट कैन बी एनीथिंग। किसी की हॉबी रीडिंग हो सकती है, नॉवेल्स रीड करना, किसी की हॉबी घूमना हो सकती है, किसी की हॉबी म्यूजिक सुनना हो सकती है, किसी की हॉबी गाना गाना हो सकती है, किसी की हॉबी गार्डनिंग हो सकती है, किसी की हॉबी स्टिचिंग हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, कुकिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है हॉबी। लेकिन जब हम ये, और ये सारे काम भी होते हैं, गाना भी एक काम है, खाना बनाना भी एक काम है, कुकिंग ये गार्डनिंग भी एक काम है, स्टिचिंग भी एक काम है, ये सारे काम भी हैं।
राइट तो जब हम इन्हें काम की तरह करते हैं तो हम शायद थोड़ा बोर हो जाते हैं, हम बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमारे काम और हमारी हॉबी एक जैसी हो जाए, सेम हो जाए, तो इट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ये भी कहा जाता है कि इफ योर हॉबी बिकम्स योर प्रोफेशन, सो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन वन कैन हैव। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी teaching is my hobby, okay, and by chance this is my profession as well। तो मेरे लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मैं एंजॉय करती हूँ अपने प्रोफेशन को, अपने काम को एंजॉय करती हूँ, और काम को एंजॉय अगर कोई करता है तो वो अच्छा काम करेगा, ये माना जाता है। ठीक है, तो अब हम जब इंटरेस्ट टेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कैंडिडेट्स के इंटरेस्ट को जज किया जाता है कि उनका किस चीज में शौक है, उनको क्या करने में मजा आता है। और अगर जिस चीज का जो करने में उन्हें मजा आता है उसी तरह का काम हम उन्हें दे रहे हैं, तो वी कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि ये अच्छा काम करेंगे, राइट। तो इंटरेस्ट टेस्ट में क्या है, टू जज द स्पेशल कंसर्न, इन्वॉल्वमेंट और लाइकिंग ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, दिस टेस्ट इज यूज टू चेक द suitability of the candidate for the particular job and whether the job will be satisfying for the candidate। क्योंकि अगर वो जॉब कैंडिडेट की पसंद का होगा, उसके इंटरेस्ट का होगा, तो डेफिनेटली वो सेटिस्फाई करेगा उस कैंडिडेट को, और वो कैंडिडेट उस पर्टिकुलर जॉब के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट होगा। तो ये इंटरेस्ट टेस्ट लिए जाते हैं। एंड द लास्ट इज पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में कैंडिडेट की पर्सनालिटी को मेजर किया जाता है, उसको डिफरेंट सिचुएशंस या डिफरेंट केसेस दिए जाते हैं, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस या इस तरह के डिफरेंट रोल्स, वो हम बाद में बात भी करेंगे कि टेस्ट किस किस तरह से किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि उनके टेम्परामेंट को, उनके वैल्यू सिस्टम को, उनके इमोशनल रिएक्शंस को और उनकी मैच्योरिटी लेवल को टेस्ट किया जाता है, यानी उनके पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है। कि जब आप एक वर्कर को हायर कर रहे हो ना, तो वो पूरा का पूरा इंसान आ रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशंस आ रही है या सिर्फ उसका एक्सपीरियंस आ रहा है या सिर्फ उसका इंटरेस्ट आ रहा है, वो एज अ होल आ रहा है। यानी उसकी पर्सनालिटी का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसकी परफॉर्मेंस पर और आपके ऑर्गेनाइजेशन पर। तो अल्टीमेटली पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है। विद दिस वी कंप्लीट डिस्कशन ऑफ मीनिंग ऑफ सिलेक्शन, process of selection and various kinds of selection tests. We'll meet in the next class, in the next lecture, with different types of employment interview. So see you in the next class then.